गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 और 24 को आने वाली 23 जुलाई और 24 जुलाई को रीट प्रस्तावित है। अब रीट को बहुत दिन तो नहीं बचे, 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। तो इस समय हम लोगों के दिमाग में जो भी है, क्योंकि अभी देखिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आ गया है। जो भी डिस्ट्रिक्ट जो सेंटर थे, एग्जामिनेशन सेंटर थे, उनको बिल्कुल अलॉट कर दिया गया है। उनके अलॉट होने के बाद आपको कई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कैसे जाया जाए, कैसे क्या होगा। मतलब जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो फर्स्ट टाइम राजस्थान के अंदर से या राजस्थान के बाहर से जो जा रहे हैं उनके लिए मैं जो मेरे साथ आप बीती, मतलब जो मेरी आप बीती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपको इससे बेनिफिट होगा और आपको लगेगा कि नहीं ये जेन्युइन है, और इस पे मतलब इसको लेके आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इस लिहाज से मैं इस छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि रीट बहुत ही इस समय आप लोग सब लोग तैयारी कर रहे होंगे, मगर कभी कभी पूरी तैयारियाँ, पूरे जोश खरोश जो होता है, छोटी सी एक गलती की वजह से सब धरा का धरा रह जाता है। उस समय लगता है कि यदि मतलब क्या हो गया, पूरी दुनिया लुट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस वजह से मैं बहुत से वीडियो नहीं बनाता, मगर छोटी छोटी और मोटी बातें लेके आता हूँ। छोटी छोटी मोटी बातें ये बातें होती हैं जो वास्तविक धरातल पे स्थित होती हैं, जो मैंने फील किया होता है या फिर वास्तविकता में जो हो घटित होती हैं, वो मैं रियलिटी आपके सामने लेके आता हूँ। क्योंकि ये रियलिटी आपको यदि नहीं दिखाई पड़ेगी तो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी प्रिपरेशन, आपके जो भी आपने अपने इतने साल, मतलब यदि आपने टाइम दे दिया, प्रिपरेशन भी की, आपने डिग्री भी हासिल करी, आपने पैसा भी लगाया, आपने ट्रैवल भी किया, आपने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, मगर उसके बाद क्या रिजल्ट निकला, समझ रहे ना। एक छोटी सी गलती आपको परीक्षा से वंचित कर सकती है। उसी वजह से, उसी लिहाज से मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, ये जो आपके लिए जो मैंने फील किया राजस्थान जाके, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम 2021 में हुआ था रीट, वो मैं गया वहाँ पर, और जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा, वहाँ का जो सिस्टम रहता है, जो प्रशासनिक सिस्टम रहता है, और जो भी स्टूडेंट का, मतलब वहाँ का पब्लिक का क्या सपोर्ट मिलता है, स्टूडेंट का क्या सपोर्ट मिलता है, कैसे वहाँ का प्रशासनिक तंत्र काम करता है, उसके बारे में मैं छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था। इस लिहाज से मैं आया हूँ, और मेरी बातों को बिल्कुल हल्के में लीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा कि वाकई ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, या कितना आपको ये से बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। आप देखिए, मेरा जैसे कि मैंने लिख रखा है व्हाइट बोर्ड पे, ट्रैवलिंग एंड एग्जाम टिप्स फॉर एग्जाम एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए, इस समय बस 2 ही दिमाग में होगा कि एग्जामिनेशन, देखिए जो तैयारी है वो तैयारी आपकी पहले से पूरी हो चुकी है, जो जैसा भी है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब तैयारी के विषय में कुछ नहीं सोच सकते हैं इस समय में बस हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हम लोग ट्रैवल कैसे करें, और एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम को अपेयर कैसे करें, अपेयर उसमें कैसे हो, और क्या स्ट्रेटजी रहे कि हमारे एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि हाँ, अब देखिए, पिछले वाले रीट और इस वाले रीट में फ़र्क ये है कि इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, और पिछले वाले रीट में आपको मैक्सिमम मार्क्स अटेंड करना था, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मार्क्स अटेंड करने वाली तो एक बहुत बड़ी प्रेशर होता है दिमाग में, मगर यदि आपको क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करना है, इस वजह से आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वालिफाई आराम से हो जाएंगे, इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन यदि आपने टेंशन लिया और आपने कहा कि नहीं बस जीवन तो यही ख़त्म हो गया, बस इसी वजह से आप कहीं ना कहीं बैकवर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जो मैंने फील किया, ठीक है ना। देखिए, ट्रैवलिंग की सबसे पहले जिस दिन मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ, तो मैंने देखा कि दिमाग में प्रश्न आया कि कैसे पहुंचा जाए, ठीक है ना। पहुंचा कैसे जाए, ट्रैवलिंग मोड क्या होना चाहिए, वहाँ की फूडिंग व्यवस्था क्या होगी, और क्या क्या होना चाहिए। उस वजह से मैंने का छोटा सा वीडियो डालता हूँ। चलिए आप एक एक पॉइंट्स क्लियर करते चलते हैं, ठीक है ना।
जब 2-3 दिन पहले जब सेंटर आया, मेरा सेंटर कोटा आया, तो मैं कोटा पे मेरी कोटा मुलाकात होगी किसी न किसी से, और कोटा के बाद 1-2 दिन का, क्योंकि हाँ ये देखिए, अब यहाँ से मैं कानपुर से हूँ, तो कानपुर से कोटा जाने के लिए कोई सीधा साधन नहीं था। जिस दिन मैंने अलॉटमेंट देखा तो मैंने यही मेरे दिमाग में आया कि मैं कोटा कैसे पहुँचूँ। रिजर्वेशन की बात करी जाए, रेलवे या फिर बस, 2 ही ट्रैवल के ऑप्शन खुले थे। तो मैंने रेलवे में चेक किया, कहीं से कोई ट्रेन नहीं है। कानपुर से और आसपास के डिस्ट्रिक्ट से कोई भी ट्रेन सीधे कोटा के लिए खाली नहीं थी। दिमाग में और टेंशन, अब क्या किया जाए। दूसरा ऑप्शन पहुंचा हमारी बाय रोड। तो वहाँ पर हमने बसेस का साधन जब चेक किया, तो बसेस के साधन में ये हमारा चेक हुआ, देखिए लिखे है चेक ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम होम। सबसे पहले आप ऑनलाइन उस डिस्ट्रिक्ट का, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, आप राजस्थान के अंदर से हैं या बाहर से हैं, जहाँ से आपका होम डिस्ट्रिक्ट लग रहा हो, आप ट्रैवलिंग डिस्टेंस सबसे पहले ऑनलाइन आप गूगल मैप पे डाल के देखिए ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस के हिसाब से, यदि आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस के हिसाब से आप मोड ऑफ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मतलब मोड ऑफ ट्रैवलिंग ले सकते हैं। किस तरह का मोड ले सकते हैं ये, यदि आपको छोटा ट्रैवल करना है तो आप बाय बस के द्वारा जा सकते हैं। यदि आपको लंबा ट्रैवल करना है तो आप ट्रेन का साधन ले सकते हैं, मगर ट्रेन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पर ट्रेन की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। मगर मैंने बहुत सर्च करने के बाद ये बताया, पहले तो मैंने चेक किया ट्रैवलिंग डिस्टेंस यहाँ से पहुँचने में मुझे 13 से 14 घंटे बाय बस लग रहे थे, और लगभग 9 से 10 घंटे के आसपास अब मुझे ट्रेन में ट्रैवल करने में लग रहा था। मगर ट्रेन में अवेलेबिलिटी ना होने के कारण मैंने बस का ऑप्शन सेलेक्ट किया। मगर कुछ सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि पहले तो मैंने ट्रैवलिंग डिस्टेंस चेक करे, काफ़ी ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, कानपुर से कोटा के लिए काफ़ी ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। तो 12 से 13 घंटा ले रही है बस। तो बस का साधन चेक किया, बस प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। अब देखिए, तो दूसरा दिमाग में आया मोड ऑफ ट्रैवलिंग का मतलब है किस मोड से हम जो जा रहे हैं। अब ट्रैवल में भी देखिए गवर्नमेंट बसेस भी हैं, प्राइवेट बसेस भी हैं। तो गवर्नमेंट बसेस में क्या है कि अभी अवेलेबिलिटी राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आपके डिपो से हम अवेलेबल करा देंगे। अदर स्टेट वालों को या राजस्थान के कैंडिडेट को आपके नियरेस्ट डिपो से आपको बस प्रोवाइड करी जाएगी। मगर जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने के कारण मैंने देखा है कि वहाँ पर भी जो बसेस की शॉर्टेज हो जाती है, बसेस टाइम से नहीं मिल पाती हैं। उस वजह से मैंने सोचा यहाँ पर जैसे कानपुर की बात करी जाए या फिर लखनऊ की बात करी जाए, या और भी जो मेजरली स्टूडेंट 2 लाख के लगभग बाहरी स्टेट के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वो नियरली हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी और बचे कुछ गुजरात से आ रहे हैं। ठीक है ना, मगर सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है यूपी से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की ट्रेनें बिल्कुल फुल मिल रही हैं। तो मैंने सर्च किया मोड ऑफ ट्रैवलिंग, तो मुझे 13 से 14 घंटे ट्रैवल करना था कोटा के लिए। तो 13 से 14 घंटे यदि आप बस में ट्रैवल करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत थकान हो जाएगी, बहुत हेडेक हो जाएगी। उस वजह से आप अगले दिन का पेपर सही से नहीं कर पाएंगे। उस वजह से मैंने सोचा कि कुछ न कुछ और ढूंढा जाए। तो मैंने दिल्ली से देखा ट्रेन्स की जो शेड्यूल था, मैंने दिल्ली से चेक किया। तो दिल्ली से मुझे बहुत सी ट्रेन की अवेलेबिलिटी मिल गई, मतलब वहाँ पर सीटों की अवेलेबिलिटी इनफ थी। ठीक है ना, वहाँ मैंने ट्राई किया। तो मैं कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से वाया ट्रेन कोटा के लिए निकलूँगा। ठीक है, तो ये रहा मोड ऑफ ट्रैवलिंग। अब मोड ऑफ ट्रैवलिंग आप रेल पे भी ले सकते हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट की बसेस ना लेके प्राइवेट बसेस पे जाइए। प्राइवेट बसेस में शताब्दी और समय शताब्दी लगभग सभी मेट्रो डिस्ट्रिक्ट से जितने भी बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सबसे मिल जाती है मेट्रो, शताब्दी और समय शताब्दी। कोई ना कोई प्राइवेट ट्रैवलर जो होते हैं वो आपको समय से और सही दिशा पर पहुँचा सकते हैं। तो आप ट्रैवलिंग मोड आप सेलेक्ट कर लीजिए, कैसा है ये परेशानी की बात नहीं है।
यदि दिल्ली के आसपास के हैं या यूपी से हैं तो दिल्ली के आसपास से आपको दिल्ली से अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है सभी सेंटरों के लिए, राजस्थान के सभी सेंटरों के लिए, ठीक है ना। और अच्छी बात राजस्थान गवर्नमेंट की ये है कि जो भी जिस स्टेट के हैं, जो उनका नियरेस्ट स्टेट रहा है, उस स्टेट से जो नियरेस्ट स्टेट रहा है वही उनको दिया गया। चलिए, एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेट ट्रैवलिंग टाइम। आप ट्रैवलिंग टाइम पूरा एस्टिमेट करिए, ना कि बस का ना कि ट्रेन का, पूरा एस्टिमेट करिए टाइम कि आप परीक्षा के 6 से 7 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप बाया बस जाएं या बाया ट्रेन जाएं, उसके द्वारा आप ट्रेन और बस के बाद भी आपको कहीं ना कहीं पैदल या फिर आपको ऑटो या रिक्शा लेके जाना पड़ेगा। तो वो जो आपका समय कंज्यूम हो रहा उसको आप ध्यान में रखिए। आप 5 से 6 घंटे आपको दिमाग और आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, नहीं तो आप अगले दिन का पेपर सही से नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो एस्टिमेट कर लीजिए ट्रैवलिंग टाइम, एस्टिमेट अप्रॉक्स ट्रैवलिंग टाइम। आप ट्रैवलिंग टाइम एस्टिमेट कीजिए। होटल एंड स्टे प्लेस, चेक इन एंड चेक आउट टाइमिंग, सिंक्रोनाइजेशन। मैंने ये लिखा है कि आपका ट्रैवलिंग टाइम ऐसा होना चाहिए जो, अब देखिए जो होटल की टाइमिंग्स होती है, होटल या आप धर्मशाला जाएंगे, राजस्थान में बहुत से धर्मशाला है। जयपुर में मैं रुका था, तो जयपुर में एक धर्मशाला है, बहुत अच्छी धर्मशाला है, वो रेलवे से थोड़ी दूर पे है, बिल्कुल पैदल आप रेलवे स्टेशन से जा सकते हैं। उसके बारे में ऑनलाइन भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, और बहुत अच्छी है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। इस तरह से बहुत सी धर्मशाला है, पहले धर्मशाला आप देखिए, ठीक है ना, और उसके बाद ना हो सके तो फिर होटल ट्राई करिए, ठीक है ना। होटल में अब चेक इन और चेक आउट टाइम का बता दूँ कि सुबह के 10:30 बजे से चेक इन होता है और अगले सुबह 10:30 बजे से चेक आउट होता है। यदि आप 10:30 से 10:30 अगले दिन 10:30 के बीच में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, कहने का मतलब है। यदि आप ट्रैवलिंग टाइम आपका 12 के अप्रॉक्स, रात को 12 के अप्रॉक्स हुआ, तब भी आपका पूरा वो किराया, आपका जो भाड़ा होता है उसका क्या है होटल का, वो आपका पूरा पड़ जाएगा। तो आपका ये देख लीजिए कि हमारी ट्रेन की टाइमिंग या बस की टाइमिंग किस हिसाब से पहुंच रही है और कब पहुंच रही है। यदि आप 12 या 1 बजे या रात को पहुंचते हैं, तब भी उस पूरा समय मतलब पूरा भाड़ा आपको पूरा जो फेयर होता है, होटल का जो फेयर होता है, वो आपको पूरा बेयर करना पड़ जाएगा। उस वजह से मैं कहता हूँ कि आप समय लेके जाइए, होटल में स्टे करिए, धर्मशाला में स्टे करिए, मगर दौड़ भाग न करिए, आप रात के ट्रैवल मत करिए। चलिए ठीक है, चेक आउट है चेक इन टाइम सिंक्रोनाइजेशन कर लीजिए कि आपका टाइम उस होटल की चेक इन और चेक आउट से भी मैच कर रहा है। फूडिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है वहाँ का। फूडिंग यदि आप बाहर से करते हैं फूडिंग तो बहुत ही अच्छी बात है। और वहाँ पर गवर्नमेंट साधन भी, यदि आप रीड का एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो वहाँ पर इंदिरा गांधी रसोइयाँ उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी दूर पे इंदिरा गांधी रसोइयाँ उपलब्ध है, जो सरकारी रसोई हैं। वहाँ से आप यदि एडमिट कार्ड दिखाएंगे वहाँ पर, तो आपको एडमिट कार्ड के बेस पे आपको फ्री फूड अवेलेबल कराया जाएगा, मगर वो सरकारी फूड होता है, बहुत ही डिलीशियस नहीं होता है। नॉर्मल रोटी सब्जी चावल आपको हो जाएगा, पेट भर सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फूडिंग का देख लीजिए, फूडिंग अरेंजमेंट क्या हो सकता है वहाँ पर, प्राइवेट भी है सरकारी भी है। आप और ये भी है कि 6 दिन तक आपको ट्रैवलिंग, मतलब कि आपको 21 से शुरू हो जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 दिन आपको रोडवेज व्यवस्था वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करी जाएगी। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैंने पिछले बार किया था, मगर इतनी ज़्यादा क्राउड होने के कारण वहाँ से बहुत सी समस्याएं आ रही थी। मगर तब भी आप, यदि आपके पास समय है तो आप उन चीज़ों को फेस कर सकते हो, मगर आपके पास समय नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब तो ट्रैवलिंग ब्लॉग आ गया, ट्रैवलिंग जो भी सिस्टम है। और जब भी मैं 23 को निकलूँगा तो मैं 23 को जब मतलब 22 को पहुँच जाऊँगा, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस रहेगा, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप आ जाइए एग्ज़ाम टिप्स पे। एग्ज़ाम टिप्स पे क्या होना चाहिए, देखिए एग्ज़ाम में बहुत, अब क्या पिछले बार देखा है आपने कितना विवाद हुआ है पेपर के पीछे, और सेकंड लेवल का पेपर आपका कैंसिल भी हो गया इसकी वजह से। तो अब क्या सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त होगा। पिछले बार भी सिक्योरिटी का इतना इंतज़ाम था कि पुलिस प्लस वहाँ के जो प्रशासनिक जो
प्रबंध तंत्र होता है विद्यालय का, दोनों ने बहुत ही गहन जांच के उपरांत हमें परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रिपेयरिंग एडमिट कार्ड अलोंग विथ आईडी प्रूफ। ठीक है ना, पिछले बार क्या हुआ था कि आपका आईडी प्रूफ, हाँ, जो आईडी प्रूफ था वो ओरिजिनल, ठीक है ना, उसके साथ एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो, एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो लेके यहाँ पर हमारे एडमिट कार्ड, अभी देखिए 1-2 दिन में रिलीज़ हो जाएगा एडमिट कार्ड, वहाँ पर जाने की अनुमति दी गई थी। उसके साथ ही आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप जूते ना पहन के जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ उतरवा देते हैं। हाफ, यदि फुल बांह की शर्ट भी ना हो तो अच्छी बात है, जितना खुला खुला सा रहे वो अच्छी बात है, क्योंकि सब कुछ वो चेक करते हैं। आपके जूते चप्पल सब उतरवा देंगे, आपको नंगे, मतलब आपको ऐसे नंगे पैर जाना पड़ेगा अंदर तक। ठीक है ना, सब कुछ उतरवा देते हैं। क्योंकि पिछले बार एक इशू आ गया था, क्योंकि फर्स्ट पेपर हम लोगों ने आराम से दिया, सेकंड पेपर में सब लोग सब कुछ जूते चप्पल मोजे, इस तरह का टोपी और गॉगल्स वॉगल्स सब उतरवा दिए गए थे, जिससे से लगा रखे थे, ये सब हैंड वॉच अच्छा सब कुछ हटा दिया गया था, बेल्ट एल्ट सब कुछ उतरवा दिया गया था। उस वजह से कहता हूँ, क्योंकि पिछले बार एक बहुत ही खराब और बहुत ही वो आया था, मतलब इशू आ गया था। उसमें क्या था कि उन्होंने चप्पल की नीचे सतह पे उन्होंने चिप लगा रखी थी, उस वजह से उनको नकल माफिया जो होते हैं, नकल माफिया ने इस तरह से काम किया, तो चप्पल पर सब रिमूव करवा दिए गए थे, चप्पल जूते सब कुछ। ठीक है ना, ड्रेसिंग फॉर एग्जामिनेशन, ड्रेसिंग आपको बिल्कुल सिंपल साधारण होना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं कि आप जीन्स पहन के जा रहे हैं, ये वो जितना आपका साधारण सा होगा, क्योंकि वो एक एक चीज़ चेक करते हैं। यदि जो ड्रेसिंग सेंस एडमिट कार्ड में लिखा हो उससे भी कम चीज़ें, जितना खुला सा हो, जैसे कि आप DSSP पे देख चुके होंगे, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि हाफ बाह की जो भी शर्ट या टी शर्ट पहन के आइए, ढीले लोअर, मतलब कि इस तरह का लोअर होना चाहिए जो आराम से आपको सूटेबल हो बैठने के लिए, चप्पल पहन के आइए। इस तरह के जो DSSB में नियम फॉलो करे जाते हैं, लगभग वही नियम यहाँ पर भी फॉलो करे जाएंगे। तो ड्रेसिंग फॉर एग्जामिनेशन ये बहुत ही ध्यान देने की बात है, बहुत कायदे से रखिएगा। ठीक है ना, सुटेबल टाइमिंग फॉर रीच एट सेंटर। ठीक है ना, सूटेबल टाइम के कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंच जाइए, क्योंकि 1 घंटे पहले तो वहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, जो भी आया है एडमिट कार्ड, अभी आया नहीं एडमिट कार्ड, मगर जो भी अलॉटमेंट लेटर है उसमें तो 1 घंटा पहले लिखा होता है। मैं सलाह दूंगा कि आप आधा घंटा और पहले जाइए, 1.5 घंटा पहले आप पहुँचते कर जाइए, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो प्रबंध तंत्र जो होगा वो भी वेरीफाई करेगा। इस वजह से आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समय से पहले पहुँचिए। डू नॉट टेक स्ट्रेस बिफोर एग्जामिनेशन। देखिए, स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपको नौकरी नहीं दिला रहा। नौकरी दिलाने के लिए अगला एग्जामिनेशन होगा, वो जब भी प्रस्तावित होगा उसको भी हम पूरी दम खम से देंगे, मगर ये केवल आपको क्वालिफाई करा रहा है। जो भी पहले सीटेट या फिर रीट क्वालिफाई कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है। जो फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं उनके लिए बता दूं, रीट कोई बहुत ही ज़्यादा, मगर ये कह सकता हूं कि जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल लगेगा, उनको बहुत ही आसान लगेगा। और कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डाल रखे हैं, वो यदि आप ध्यान देते हैं उस वीडियो, वो अलग हैं टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स अलग हैं, 10 से 20% टॉपिक्स केवल अलग हैं इन सब चीज़ों में। और लगभग आपका सीटेट का ही सिलेबस लगभग मिलता है, उसी टाइप की क्वेश्चन फ्रेमिंग भी होती है। चलिए ठीक है। डू नॉट टेक ए हार्ड स्टडीज बिफोर एग्जामिनेशन एग्जाम। तो आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी है एग्जामिनेशन के पहले। ठीक है ना, हार्ड स्टडी करेंगे आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप जो आता हुआ सेक्शन भी आप ख़राब कर दोगे। उस वजह से मैं सलाह दूंगा कि क्या किए, सबसे पहले और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले इजी, अब एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, पहले आप इजी सेक्शन उठाइए। आपके 5 सेक्शन में होगा, 5 सेक्शन में बटा होगा, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। ठीक है ना, 5 सेक्शन में जो सबसे इजी सेक्शन है, ओके, जो इजी सेक्शन है उसको सबसे पहले आप अटेम्प्ट करिए। इजी सेक्शन के बाद जो आपको इजीली आ रहा हो, ठीक है ना, आप यदि 3 सेक्शन की बात करिए, 5 में से 3 जो है 3 सेक्शन है,
ये सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑफ पेपर और सेकंड पेपर में कॉमन है। यदि तीनों में आप यदि कमांड बना लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको 90 नंबर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन लेंगे तो आप 90 से छोड़िए 70 भी लाने में आपको बहुत ही समस्या होगी। और कभी घबराइए ना, लास्ट तक अटेम्प्ट करिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, पेपर छोड़ के मत आइएगा, घबराइए मत ना, आखिर तक पेपर में पहुंचिए। जो भी ना आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, तो अपने विवेक से आप उनको जरूर अटेम्प्ट जरूर करिए। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं जैसे ही राजस्थान पहुंचूंगा तो आपको और भी छोटे छोटे टिप्स और वहाँ की जो यात्रा वृत्तांत होगा उसको भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्या है यात्रा का सार। और मैं पेपर देने के बाद भी बूंदी शायद ट्रैवल करने के लिए जाऊंगा, और उसके बाद ट्रैवल में क्या होता है, कुछ अच्छी सी बातें जो आपके साथ आपके लिए लाभप्रद होंगी या आपको मोटिवेट करेंगी, उस तरह की चीज़ें मैं आपके साथ लेके आऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मुझे विराम दीजिए और रीड की प्रिपरेशन करिए शांति और बहुत ही शांति और पीस से, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। मैं भी वहाँ पेपर पर सेंटर पे रहूँगा, आप भी रहेंगे, फिर मिल के डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि पिछले बार से इस बार कैसा पेपर रहा। मगर सब क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद मेन पेपर की तैयारी। बस इसी विशेष के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।